हेलो एवरी स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं मनोज जायसवाल। बीपीएससी टेस्ट सीरीज की इस डिस्कशन क्लास में इस कक्षा में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। एक जो क्वेश्चन है 38 मार्क्स का, लगभग 700 शब्दों में लिखा जाना है। क्रॉनिकल आईएएस आपको यह बहुत ही बेहतर अवसर उपलब्ध करा रहा है कि विभिन्न प्रश्नों का किस प्रकार सटीक उत्तर लिखा जाए, उसकी पूरी व्याख्या आप तक पहुंचाई जाए। यह प्रश्न है एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। तो पहली बात तो ये पूछ रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भारत के एजुकेशन सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना है। फिर कहता है कि इसके बेनिफिट्स और चैलेंजेस का और पोटेंशियल का आप डिस्कशन करें। फिर कहता है कि एक्सेसिबिलिटी पर और क्वालिटी एजुकेशन पर और करिकुलम चेंजेस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और फिर कहता है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, यह रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन में किस तरह से अपना रोल प्ले करेगी। यानी कि आप देखें तो इस प्रश्न में कई पक्ष हैं, और हो भी क्यों ना, बहुत बड़ा प्रश्न है। 700 मार्क्स के अराउंड लिखा जाना है। ठीक, तो ऐसे में आजकल आप लोगों के सम्मुख एक बड़ा चैलेंज यही है कि इतना बड़ा उत्तर कैसे लिखें। तो जब भी बड़े प्रश्न आते हैं, बड़े उत्तर लिखने होते हैं, तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि पहले फ्रेमवर्क तैयार करना है। पूरे उत्तर को कितने पक्षों में आप लिखेंगे, इसका एक प्रारूप तैयार करिए। रफ वर्क होता है, उस पर कर लीजिए। तो सबसे पहले इसकी आप देखेंगे तो भाई किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, और जब आप उत्तर लिखते हैं तो उसका एक फ्रेमवर्क चाहिए आपको। फ्रेमवर्क, अब फ्रेमवर्क जब आप करते हैं तो बेसिकली क्या करना चाहिए आपको, आपको एक डिजाइन करनी चाहिए दिमाग में या अपने रफ पेज पे कि हमको जो वर्ड लिमिट है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो वर्ड लिमिट है उस शब्द सीमा में आप कितने शब्दों में कौन कौन सी चीज लिखेंगे। यानी कि फ्रेमवर्क करते समय सबसे जरूरी बात यह ध्यान रखने की होती है मित्रों, कि आप यह जाने या दिमाग में अपने बनाएं या उस पे रफ पेज पे लिखें कि आपको कौन कौन से पक्ष को कितना देना है शब्द। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो है विषय के विषय वस्तु को कितना अच्छे से समझते हैं। मीन्स यू हैव द कंटेंट टू राइट इन योर माइंड। कंटेंट आपके दिमाग में बना होना चाहिए, या आप क्या कर रहे हैं, रफ पेज पर उसको तैयार कर रहे हैं फ्रेमवर्क के दौरान। विषय वस्तु पता है, यानी कि प्रश्न आपको पता है, उत्तर आपको पता है, लेकिन अब उत्तर के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे, वह आप यहाँ विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। कैसे बनेगा इस प्रश्न का फ्रेम, तो देखें अगर आप, तो पहली बात तो यह है कि इस प्रश्न के पक्ष इतने हैं। पहला पक्ष तो यही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या, शुरू क्यों की गई, इसका जो है उद्देश्य क्या है। यानी कि एक जो आपका इंट्रोडक्शन होगा, उसमें सबसे पहले आपको यही बताना है कि इसका ब्रीफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, ठीक है। लेकिन इम्प्लीकेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली जैसे ही आपको बताना पड़ेगा, तो पूरा का पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एटलीस्ट समरी तो आपको लिखनी ही पड़ेगी।
डिटेल तो लिखा ही नहीं जा सकता, आपको पता है कितना ब्रॉड है ये पॉलिसी, तो क्या करना होगा, आपको इसकी समरी लिखनी होगी। और जब आप इसकी समरी लिखेंगे तो एक चीज आप देख रहे होंगे कि ये है, यहाँ पर इम्पैक्ट भी आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहीं पर अब देखिए, आपको फ्रेमवर्क, आपने सारी चीजें अलग अलग कर ली पहले, अब आपको यह देखना है कि आप कौन सी चीज कहां पर लिखना चाहेंगे या कौन सी चीज कहां डालेंगे तो बेहतर उत्तर बनेगा। तो बेहतर उत्तर बनाने के लिए आपको क्या करना है कि इम्प्लीकेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन लिखते समय आपको करना क्या होगा, आपको पूरी की पूरी एजुकेशन पॉलिसी लिखनी पड़ेगी। और जब एजुकेशन पॉलिसी लिखनी पड़ेगी तो उसका जो प्रश्न में है कि एक्सेसिबिलिटी पर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, तो उसको यहीं पर आप बता देंगे तो बहुत अच्छा उत्तर बनेगा। फिर उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और बेनिफिट्स और इम्पैक्ट चूंकि एक दो तरह से ऑलमोस्ट जुड़े हुए विषय हैं या संदर्भ हैं, तो क्या करेंगे, इसके तुरंत बाद बेनिफिट्स, चैलेंजेस, फिर उसके बाद, और फिर अंत में आपके प्रश्न में पूछा है टेक्नोलॉजी की भूमिका। हालांकि टेक्नोलॉजी की भूमिका भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अपने आप बता दी गई है, फिर भी आप यहाँ अंत में लिख देंगे। चलिए, अब आते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर। तो सबसे पहले हमको आपको लिखना है एक इंट्रोडक्शन। तो आप कहेंगे कि नेशनल एजुकेशन फॉर पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम वाज डिवाइज्ड इन 1968। उसके बाद फिर दोबारा नेशनल रिवाइज हुआ, एक तरह से कह लीजिए तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में आया, और 1992 में एक प्लान ऑफ एक्शन भी दिया गया। तो आपका इंट्रोडक्शन क्या हो गया कि इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस national policy for education was formulated, or you can say framed, in 1968, which was revised as the National Policy of Education 1986. Thereafter, in 1992, there was a plan of action also. But it was felt that the National Policy for Education 1986 is not very successful to meet the challenges which are emerging in the present digital era and the present era of skill, or the present need of skill। तो अब इसको हिंदी में भी आप कैसे लिखेंगे, तो आपका इंट्रोडक्शन सीधा और सरल होना चाहिए कि भारत में 1968 में 1968 में शिक्षा नीति का निर्माण किया गया था। उसके पश्चात 1986 में पुनः एक बार शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति आई। साथ ही साथ 1992 में एक कार्य वाही, क्या कहेंगे, प्लान ऑफ एक्शन, कार्य योजना भी तैयार की गई थी। किंतु वर्तमान बदलते परिवेश में 21वीं सदी में शिक्षा के क्षेत्र में जो आवश्यक, जो चुनौतियां हैं, उनका सामना करने हेतु यह पाया गया कि एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति जो 1986 की है, वह बहुत सफल नहीं है। इसलिए क्या हुआ कि कस्तूरी, आगे बता देंगे कि के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, और इसी समिति की, यानी कि कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश के आधार पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी तैयार की गई है। यह शिक्षा नीति स्कूल, उच्च शिक्षा और टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि तकनीकी शिक्षा, सभी क्षेत्रों में रिफॉर्म अर्थात सुधार लाने पर विशेष बल देती है। और देखो, इंट्रोडक्शन चूंकि 700 वर्ड का क्वेश्चन है, तो इंट्रोडक्शन में क्या करना है, आपको सब कुछ
समाहित करना है। तो सब कुछ कैसे समाहित हो जाएगा? जैसे ही आप इसके पिलर जोड़ देंगे। अगर आप ये कह देते हैं कि इस नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो स्तंभ हैं या पिलर हैं, वो क्या है? एक्सेस यानी पहुंच, इक्विटी, समता, क्वालिटी, आपका हो गया गुणवत्ता, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंट। तो ये 5 जो है इसके पिलर हैं, ये भी आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया। यानी कि आपने इस जो है इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा पीछे भी गए आप, और फिर आपने यह भी कह दिया कि बदलते परिवेश में, बदलते परिदृश्य में जिस प्रकार की चुनौतियां हैं, उसके लिए उसको ध्यान में रखते हुए समिति गठित की गई, और उस समिति की सिफारिश पर ये हुआ, और यह नई शिक्षा नीति के 4-5 जो है मुख्य स्तंभ है। यानी कि इन 5 बातों पर ही यह नई शिक्षा नीति पूरी तरह से डिवाइस की गई है, बनाई गई है। आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा कंप्लीट। आप देखिए, जैसा कि सॉरी जैसा कि हम लोगों ने देखा है, इसमें आपका क्या कहते हैं प्रश्न में, उसके आधार पर अब आपका जो कंटेंट शुरू होगा वह होगा बेसिकली नई शिक्षा नीति पर। लेकिन यदि जो है इस नई शिक्षा नीति को इस तरह से बताया जाए कि वास्तव में यह पुरानी वाली जो शिक्षा नीति है उससे किस प्रकार भिन्न है, चाहे तो एक लाइन आप इंट्रोडक्शन में और जोड़ भी देंगे, यह नई शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति को हस्तांतरित करेगी, रिप्लेस करेगी, और कर चुकी है। 21 से शुरू भी हो गया है, आपको पता है, हमको भी पता है, सब। चलिए, तो अब जो है आपका जो पैराग्राफ पहला शुरू होगा वह यहीं से शुरू होगा। तो आप कहेंगे कि यह नई शिक्षा नीति पुरानी नीतियों से भिन्न है, अनेक मामलों में भिन्न है, इन डिफरेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स। ठीक है, इट इज डिफरेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स। पहला, सबसे पहला है, आप कहेंगे कि यह जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट पर क्या करता है? फोकस करता है। यह सर्वांगीण विकास पर बल देती है। अर्थात इसमें क्या हो गया? तो इसमें थिंक क्या करना है? तो आप बताएंगे 1-1.5 लाइन में कि नई शिक्षा नीति पर जो है छात्रों के सर्वांगीण या पूर्णता में विकास पर बल दिया गया है, जैसा कि इसके अंतर्गत डिस्कशन करने, चिंतन करने, थिंकिंग के लिए भी जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, डिस्कशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। और कौन सी थिंकिंग? तो क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि आलोचनात्मक मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जा रहा है, डिस्कशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, और एनालिटिकल लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कि कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा? तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए को ध्यान में रखते हुए इस नई शिक्षा नीति में किन किन चीजों पर विशेष बल दिया गया है? तो मुख्य रूप से आप कहेंगे 3 चीजों पर। पहला क्या हुआ? क्रिटिकल थिंकिंग है। सभी पक्षों पर आलोचनात्मक रूप से चिंतन कर सके छात्र, उसको ध्यान में रखा गया है। एक लाइन में ही लिखना है, बस मैं समझा रहा हूँ। लिखना बस वही 3 शब्द है। ठीक है, कि यह नई शिक्षा नीति सर्वांगीण विकास पर बल देती है, जैसा कि इसके अंतर्गत आलोचनात्मक विचार विमर्श, ठीक है, तो आलोचनात्मक थिंकिंग को कहेंगे विचार, फिर उसके बाद डिस्कशन यानी विचार विमर्श, तथा एनालिटिकल जो है क्या कहते हैं लर्निंग पर विशेष बल दिया गया है। इससे क्या होगा? फायदा भी यही हो, आप एक लाइन में लिख देंगे तो क्या होगा? एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा। इससे क्या होगा? जिससे कि एक बेहतर मानव संसाधन का विकास हो जाए। अभी जो हमारी एजुकेशन का पैटर्न है हमारा, उसमें एक बड़ी समस्या यही है, हम सभी जानते हैं। बड़ी समस्या क्या है उसकी? कि बहुत रोजगार परक
है नहीं, और उसको क्या कर सकते हैं, उसको रोजगार परक बनाना अगर है, तो भैया ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो, ना कि केवल एजुकेटेड लोग खड़े हों, बल्कि ऐसे एजुकेटेड लोग खड़े हों या हों, तैयार हों, खड़े हों नहीं बल्कि तैयार हों, जो मानव संसाधन के रूप में हो, है ना। तो यही इस पर अब देखो अगली बात क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन का इंटीग्रेशन कर दिया गया है इसमें, यानी कि अब आप इसमें भी एक लाइन बताएंगे कि नई शिक्षा नीति में इस बात पर भी बल दिया गया है कि जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, मुख्य धारा की जो शिक्षा है, उसी के साथ व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया गया। तीसरी बात आप बताएंगे कि टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग जो है इसमें पर भी फोकस किया गया, यानी कि अब जो शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है उसमें छात्रों को यह इस बात छात्रों के लिए इस बात पर बल दिया जा रहा है कि उनकी जो लर्निंग है, उनका जो अधिगम है, लर्निंग को हिंदी में एजुकेशन सिस्टम में अधिगम कहा जाता है, अधिगम जो हम सीखें, ठीक है, उसमें टेक्नोलॉजी के साथ प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए क्या करना है, सीखना है। अब क्यों ऐसा है और किस प्रकार की प्रौद्योगिकी पर ज्यादा बल दिया जाएगा, तो आप सभी जानते हैं, डिजिटल, यानी कि यह डिजिटल एजुकेशन को भी एक तरह से प्रमोट करेगी, इस पर भी बल दे रही है। फिर है प्रमोशन ऑफ मल्टी लिंग्वलिज्म। आप सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति में एक विवाद का भी विषय बना मल्टी लिंग्विस्टिक, और खास करके थ्री लैंग्वेज का जो फार्मूला था उस पर विवाद हुआ, है ना। खास करके आपके जो क्या नाम है, कौन से क्षेत्र है, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में इस पर थोड़ा ज्यादा जो है विवाद पैदा हुआ था। ठीक, तो मल्टीलिंगुअलिज्म, इसमें आप बताएंगे कि थ्री लैंग्वेज का फार्मूला दिया गया, और इस बात पर विशेष बल दिया गया कि बच्चों को जो है मदर टंग में एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा दी जा सके। फिर उसके बाद है फ्लेक्सिबल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम। अब नई शिक्षा नीति में एक तो यह है कि जो क्या कहते हैं करिकुलम है, वह जो पाठ्यक्रम है वह फ्लेक्सिबल बना दिया गया। अभी आप आगे लिखेंगे भी, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें आ गई है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट कई हो गए हैं, साथ ही साथ मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया है, बहु विषयी पाठ्यक्रम बनाया गया, जिससे कि छात्रों में विभिन्न विषयों की समझ पैदा हो। यहाँ पर एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, क्या कहते हैं, ऐसे ही जैसे भारत में अगर आप देखें तो वित्तीय समझ बहुत कम है, यानी कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, धन आप कमा लेते हैं, सब धन कमाते हैं, लेकिन उस धन का सही तरीके से प्रयोग करना, उसको सही जगह निवेश करना, जिससे कि उस निवेश के बदले में अच्छी जो है धनराशि या अच्छा रिटर्न मिले या मिल सके, इन सब चीजों पर ध्यान कम दिया। या यूं कहें कि भारत में यह भारत का जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उससे छात्रों तक यह बहुत मुश्किल में पहुंच पाता है। यानी कि जो कॉमर्स ना पढ़े, अकाउंटेंसी ना पढ़े या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ना पढ़े, तो उसको बहुत अच्छे से फाइनेंस की समझ नहीं रहती है, बेसिक चीज नहीं रहती भाई, कि जो कमा रहा है उसी को कैसे री इन्वेस्ट करके कैसे पैसा कमाए, यही समझ नहीं रहती। ये बड़ी समस्या है ना, ये बड़ी समस्या है। तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा था, तो इससे क्या हुआ कि अब जब इस शिक्षा नीति में जब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाया गया है, बहुविषयी जो है क्या कहते हैं
अप्रोच अपनाया गया है तो उसका फायदा मिलने वाला। अब आप अगर एक बात देख रहे होंगे तो साथ ही साथ मैं सभी फोक जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो मुख्य बातें हैं जो हम लिखेंगे उत्तर में, जो आप लिखेंगे इसके उत्तर में, उसका फायदा भी साथ ही साथ मैं बताता चला जा रहा हूं। और अगर आप देखेंगे तो उसका जो थोड़ा बहुत चैलेंज है, जैसे थ्री लैंग्वेज फार्मूला पर विवाद है, तो वह भी मैंने साथ ही बता दिया। यानी कि आपको वही लिख देना है, लेट द एग्जामिनर फील how holistic approach has been adopted by the candidate to write the answer। एग्जामिनर को भी यह अनुभव करने का अवसर दीजिए कि कितना बेहतर आपका अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच है, कि आप जो बात लिख रहे हैं उससे संबंधित बातों को आप देन एंड देयर निपटाते जा रहे हैं, वहीं पर लिखते जा रहे हैं। चलिए अब देखिए कि ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन के बाद, पहला पैराग्राफ आपने बैकग्राउंड दिया, पृष्ठभूमि दे दी। अब इस पृष्ठभूमि पे आप आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा एक बात यहाँ बता दूं, मैं थोड़ा सा मिस कर गया था वो बात कहने के लिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। आप जो ये देख रहे हैं, ये जो आपने बनाया, तो आप देखेंगे तो आपको लगभग 450 से 500 शब्द इस इतने के लिए लिखना है। ध्यान रखें इम्पैक्ट आपका यहीं पर आ गया है। चैलेंजेस और कंक्लूजन हम लोग वहीं कर देंगे, कंक्लूजन यहाँ नहीं लिखा था, कंक्लूजन कर देंगे। ठीक, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो आपका शब्द जाएगा 500, 550, लगभग 600 भी हो सकता है, 550 तो मिनिमम, 550 वर्ड्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका इम्प्लीमेंटेशन के साथ उसकी इम्प्लीकेशन और बेनिफिट्स में ही जाएगा, लगभग 600 शब्द जाएगा। इसलिए इस तरह से विस्तार पूर्वक आपको लिखते जाना है जैसा कि मैं बोल रहा हूं। ठीक है, मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। तो पृष्ठभूमि यहां मैंने क्यों दी, ये भी आपको समझ आ गया कि ये पिछली पॉलिसी से निम्नलिखित 5 मुद्दों में के आधार पर इसे हम भिन्न कह सकते हैं। यानी कि आप यह भी कह सकते हैं कि पहले जो शिक्षा नीति थी उसमें इन 5 बातों का पूर्णतः अभाव था। क्लियर? यानी कि अगर मान लो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए जो 7 मार्क्स वाला होता है कि नेशनल एजुकेशन, ये तो खैर है ही है, इस पे एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वह पिछली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उससे किस प्रकार भिन्न है, तो आप इन 5 बिंदुओं को बढ़िया से बता दें, काम हो जाएगा। चलिए अब इस पृष्ठभूमि के साथ अब आप बताएंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक होलिस्टिक पॉलिसी है, सॉरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आई एम वेरी सॉरी, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, होलिस्टिक पॉलिसी। यानी कि इसमें न केवल छात्रों पर ध्यान दिया गया है बल्कि शिक्षकों पर भी ध्यान दिया गया है। करिकुलम तो बनेगा ही बनेगा उसी हिसाब से, क्षमा कीजिएगा। तो इसके जो प्रावधान हैं उसे आप यहाँ मैं सेग्रीगेट करके दे रहा हूँ, क्या कहते हैं, प्रावधान एज अ हेडिंग। आप चाहें तो हेडिंग ना भी डालेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे और आगे लिखना शुरू करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो प्रमुख प्रावधान हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि स्कूली शिक्षा हेतु इसके क्या प्रावधान। तो कहता है स्कूली शिक्षा के लिए यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। यानी कि जो आपने देखा है आपके प्रश्न में कि एक्सेस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह यहाँ पर आपको सीधे दिख जा रहा है। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो सबसे पहला मुद्दा आप लिखेंगे तो कहेंगे कि फिर मैंने शायद नेशनल बोल दिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलना है, पुरानी वाली का नाम नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन था, इसका कहेंगे
तो पहला पॉइंट क्या आया, यानी पहली बात आप अपने पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल, सभी स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित किया जाना है। ठीक है, यानी कि प्री स्कूल से सेकेंडरी तक, प्री स्कूल टू सेकेंडरी, ठीक है, प्री स्कूल, यानी कि नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या किया गया, नई शिक्षा नीति में प्री स्कूल से लेकर के सेकेंडरी एजुकेशन तक सभी स्तरों पर छात्रों को की यूनिवर्सल एक्सेस, सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है, या इसका प्रावधान है। बल देने की बात ही नहीं, इसका प्रावधान। सब लोग जाएंगे स्कूल, यूनिवर्सल एक्सेस होगा, कोई ऐसा एक भी बच्चा नहीं छूटेगा। दूसरी बात क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विद न्यू पॉलिसी या न्यू करिकुलम एंड पेडागॉजी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ये ऐसी पॉलिसी है, मतलब पुरानी जो शिक्षा नीति थी उसमें, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहलाती थी, उसमें 3 से 6 साल के बच्चों का कवरेज नहीं था, वर्ष के बच्चों का कवरेज नहीं था। इसमें क्या किया गया, को शामिल नहीं किया गया था, इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भी शामिल किया गया है, और यही है प्री स्कूल। 3 to 6 को प्री स्कूल माना गया है। ठीक है, फिर 6 से 8 में, 6 साल से 8 साल की उम्र में पहली और दूसरी कक्षा वो पास करेगा। यानी कि पहले स्कूली स्ट्रक्चर जो था, वो जो 10+2 था, 10+2 कहते भी थे, 10+2, ठीक है, जिसको आजकल आप K12 कहते रहते हैं कई बार। तो ये जो 10+2 था, अब इसे हटा करके 5+3+3+4 कर दिया गया है। ये भी आप जानते हैं, मैं कोई आपको नई बात नहीं बता रहा हूं, आपको पता है। तो 5वीं कक्षा तक बच्चा जब पहुंचेगा तो माना गया है कि 11 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा, यानी कि 6 साल से लेकर के 11 साल, 5 साल में वह 5वीं कक्षा पास करेगा। लेकिन 3 से 6 जो उसका 3 वर्ष होता है, उसमें प्री स्कूलिंग होगी। आप कहते भी हैं प्रेप, LKG, UKG, फिर उसके बाद पहली कक्षा। ये लर्निंग का एक सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, फिर इस तरह से ये हो गया, तो नई पेडागॉजी आ गई और नया करिकुलम आएगा, आ गया है और चल रहा है, अब तो इम्प्लीमेंट हो गया है, आपको पता है। चलिए, इसके पश्चात अगला बिंदु जो आप लिखेंगे कि अटेनिंग फाउंडेशन न्यूमेरेसी एंड लिटरेसी, इस बात पर भी विशेष बल दिया जाएगा। इसमें दिया गया है इनफैक्ट कि ये जो है एक नेशनल मिशन रहेगा। नई शिक्षा नीति में सभी लोग, सभी के सभी, कोई भी नहीं छूटना चाहिए, यूनिवर्सली सबको क्या पता होना चाहिए, तो सबको जो है सभी साक्षर हो, और क्या हो, उनको जो थोड़ी सी बेसिक न्यूमरेसी है, या न्यूमरेसी को क्या बोलते हैं, गणित बोलेंगे, अंकीय ज्ञान जो है वह होना चाहिए सभी के। इस पर बल दिया गया कि ऐसा तो निरक्षर तो कोई बचेगा ही नहीं, लेकिन केवल पहले साक्षरता या निरक्षरता पर बल दिया जा रहा था, अभी कहा जा रहा है अंकीय ज्ञान भी उसमें जोड़ दिया गया है। यानी कि एक फाउंडेशन जो है, आधारभूत न्यूमरेसी और लिटरेसी, इस नई शिक्षा नीति की एक और बड़ी विशेषता है। फिर कहता है अच्छा, फिर स्कूल के करिकुलम में
और पेडागॉजी में क्या बदलाव लाए जाएंगे। तो पहली बात तो ये कर दिया गया है कि अब जो है क्या कहते हैं, कोई रिजिड सेपरेशन नहीं है, कम से कम 10वीं कक्षा तक साइंस और आर्ट के बीच में। फिर कैरिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो बहुत रिजिड सेपरेट थी, उनको भी ज्यादा नहीं, रिजिड सेपरेशन उनका भी समाप्त किया गया। और वोकेशनल और एकेडमिक को चूंकि एक कर दिया गया है, इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि व्यावसायिक और एकेडमिक शिक्षा में भी ज्यादा कठोर भिन्नता नहीं रहेगी या नहीं रखी गई है। ठीक है, यह भी नई बात हुई है। पहले करिकुलर एक्टिविटीज तो फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, दोनों को अलग अलग माना जाता था। तो यहाँ यह भी आपको लिखना है। अब आप क्या कर रहे हैं इस बात का मैं एक बार याद दिला दूं। मैं भले आपको समझाते हुए क्रम में बता रहा हूं, लेकिन आपका उत्तर तो फ्लो में होगा। एक बार एक फ्लो का एग्जाम्पल दे देता हूं, आपको ज्यादा मजेदार समझ आएगा। यही इसी का उदाहरण दे देता हूं। तो आप लिखेंगे कि इस नीति में सार्वभौमिक रूप से साक्षरता तथा अंकीय ज्ञान सभी को उपलब्ध हो सके, यह लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ करिकुलम और पेडागॉजी में भी अनेक नए सुधार किए गए हैं, जैसे कि आर्ट, कला और विज्ञान में कोई बहुत दृढ़ या कठोर विभाजन नहीं किया गया है। साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा तथा अकादमिक शिक्षा में भी कोई कठोर विभाजन नहीं है, तथा करिकुलर एक्टिविटी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्यक्रम तथा गैर पाठ्यक्रमीय जो गतिविधियां हैं, उसमें भी कोई रिजिड यानी कि दृढ़ जो है या कठोर विभाजन नहीं किया गया है। इससे क्या हुआ, इससे एक बड़ा फायदा ये हो रहा है कि एटलीस्ट 10वीं तक, 10th तक सभी बच्चे हर चीज सीखेंगे, हर चीज उनको पता रहेगी। ये बहुत बड़ी बात है, जान लीजिए। इसी तरह से अब आ जाइए कि टीचर्स के लिए क्या है। तो यहाँ अभी तक हम लोग बात कर रहे थे स्कूल बच्चों के लिए, अब आ गया टीचर्स के लिए। तो टीचर्स के लिए भी नई शिक्षा नीति में अनेक मामलों पर या अनेक मुद्दों पर बल दिया गया है। जैसे टीचर्स के लिए जो है टीचिंग, ट्रेनिंग और मैनेजमेंट का जो है प्रावधान किया गया है, अर्थात शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा प्रबंधन हेतु क्या किया गया है, तो नई शिक्षा नीति के तहत एक नेशनल करिकुलम बनाया जाएगा, फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन। शिक्षकों के को और बेहतर बनाने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए, और जो है टीचिंग चीजों शिक्षकीय शैक्षणिक मामलों के प्रबंधन हेतु क्या किया गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन तैयार करने का प्रावधान था, तैयार हो भी गया है, यह बताएंगे। उसके पश्चात आप बताएंगे कि अरे नहीं नहीं, क्षमा चाहूंगा, ये टीचर्स वाला लगता है यहाँ गलती से आ गया, यहाँ मत डालिएगा इसको, टीचर्स वाला ये बाद में आएगा, सॉरी, क्षमा चाहता। फिर उसके बाद आप आएंगे, बताएंगे जो मल्टीलिंग्विस्टिक एजुकेशन की बात है, बहुभाषी, बहुभाषा, बहुभाषा पर बल दिया गया है। ठीक है, तो कहा गया है कि कम से कम आप लिखेंगे कि इस शिक्षा नीति के अंतर्गत कम से कम 5वीं कक्षा तक यह प्रावधान किया गया है कि मदर टंग में, ठीक है, मातृभाषा में उनको शिक्षा दी जाए। और इस बात पर भी बल दिया गया है कि 8वीं तक मातृभाषा में शिक्षा देने पर को वरीयता दी जानी चाहिए। अब यहाँ मैं थोड़ा सा इससे डिफर करता हूँ।
और एक संस्कृत को भी लागू करने की बात की गई और यहीं से 3 लैंग्वेज फार्मूला हुआ। इसका फायदा और नुकसान मैं दोनों यहां बता देता हूं। ये मदर टंग का प्रावधान किया जाना लर्निंग को बहुत आसान तो बनाता है, इट मेक्स लर्निंग इजियर। क्योंकि कहा जाता है कि जो आपकी मातृभाषा है, यदि आप चिंतन कर रहे हैं और अपनी मातृभाषा में चिंतन कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से चिंतन कर पाते हैं, मनन कर पाते हैं, समझ पाते हैं मातृभाषा। तो ये एक बड़ा फायदा है कि इससे लर्निंग बेहतर होती है, ये तो बड़ा फायदा है। लेकिन जहां विश्व में बहुत तेजी से चुनौतियां बढ़ रही हैं, वहां ऐसी स्थिति में इसका एक कमजोरी है, कमी तो मैं नहीं कहूंगा, कमजोरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सरकारी व्यवस्था है कि मदर टंग में उनको दिया जाए और सब दिया जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में ये जो नए छात्र निकलेंगे वो कमजोर पड़ जाए। और ऐसा होने की पूरी संभावना है। दूसरी बात, तीसरी जो है वो यही है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला पर विवाद हुआ था। इसी तरह से यह भी प्रावधान किया गया है कि जिस इस शिक्षा नीति के लिए एक नेशनल असेसमेंट सेंटर, एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जो है परख के नाम से बनाया जाएगा, यानी कि असेसमेंट परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। संपूर्ण विकास हेतु जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना, जिसका शॉर्ट फॉर्म परख के नाम से आया है। और परख क्या है? तो परख है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक, तो यह भी एक बड़ी बात है कि जो चीजें इम्प्लीमेंट की जा रही हैं या इम्प्लीमेंट की जाएंगी, नई शिक्षा नीति कह रही है कि उसका प्रॉपर मूल्यांकन करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र भी बनाया जाएगा, बन गया है। चलिए, अब स्कूल एजुकेशन के बाद हम लोग आते हैं हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा में सबसे बड़ी बात यह की गई है कि बहुत ही होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पर सर्वांगीण बहुविषयी शिक्षा पर ध्यान दिया गया है। इसमें क्या कहेंगे आप? इसमें आप कह सकते हैं कि जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है, यूजी लेवल, उसमें व्यावसायिक शिक्षा, उसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिले हुए हैं अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा, बहुत तो उसमें तथ्यात्मकता में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, ये बात आप लिख रहे हैं इतने से ही क्लियर है। उसमें 3+1 ये वो कब निकलेगा, कब जाएगा, छोड़ सकता है 3 साल बाद, तो ये कर सकते, तो सब लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। ठीक, विशेष विशेष बातें लिखने नहीं, उतना डिटेल लिखने लगेंगे तो पता चलेगा 2000 शब्द में भी नहीं कंप्लीट होगा, है ना। तो क्या कहते हैं, अंडर ग्रेजुएट जो है उनका मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया, कि यानी कि व्यावसायिक शिक्षा भी उसमें शामिल कर दी गई है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट दिए गए हैं, और फ्लेक्सिबल करिकुलम है, पाठ्यक्रम बहुत फ्लेक्सिबल बना दिया गया है, और कई जो है कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स अब अवेलेबल कराए जा रहे हैं। इसके साथ एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है उसकी बात की गई है।
अकादमिक साख बैंक इसका नाम दिया गया है, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और सभी इंस्टीट्यूशन से यह अपेक्षा की गई है, नई शिक्षा नीति कहती है कि सभी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स या इंस्टीट्यूशंस आप कह सकते हैं, उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों के लिए यह जो है कहा गया है, आवश्यक बनाया गया है कि वे अपनी संस्था में स्ट्रॉन्ग एकेडमिक क्रेडिट जो है का भी क्रिएशन करेंगे। और यह कैसा होना चाहिए, तो यह डिजिटल होना चाहिए, डिजिटल। इससे क्या फायदा होगा, बैंक ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इससे क्या फायदा होगा, ढेर सारा एकेडमिक नॉलेज वहां उपलब्ध रहेगा, जो आने वाले सभी छात्रों को शोध आदि में बड़ी सहायता करेगा। इसी तरह से रिसर्च फाउंडेशन बनाने का भी प्रावधान किया गया है। हायर एजुकेशन के लिए कहा गया कि जो है एक ऐसी बॉडी होगी हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत क्या हुआ, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा कमीशन, नहीं क्या कह रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन जो है एक बॉडी के रूप में क्रिएट किया जाएगा। यह एक संस्था के रूप में राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शोध आदि को बढ़ावा दिया जाएगा तथा शोध के क्षेत्र में यह सबसे भारत का सबसे बड़ा निकाय होगा। इट शैल बी द अपेक्स बॉडी इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। शोध अनुसंधान के क्षेत्र में यह सर्वोच्च निकाय होगा। फिर उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का उच्च शिक्षा आयोग गठित किया जाएगा। अब उच्च शिक्षा आयोग क्या करेगा, हम सब जानते हैं कि उच्च शिक्षा आयोग जो है यह टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए टेक्नोलॉजी असेसमेंट, टेक्नोलॉजी प्लानिंग, टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो लर्निंग है उसमें टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करवाते हुए यह जो है करवाने पर विशेष बल देगा। ठीक है। फिर उसके बाद नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण पर भी विशेष बल दिया गया है। अंतरराष्ट्रीयकरण पर भी विशेष बल दिया गया है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे विभिन्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे आईआईटीज हों या और बड़े बड़े जो प्रबंध संस्थान वगैरह हैं, उन सब का विदेशों में भी उनके जो है खोले जाने पर भी बल दिया गया है। ठीक है, यानी कि इनको विदेशों में भी खोला जा सके। ठीक, तो हायर एजुकेशन को देखें अगर, तो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगा, विनियमन का काम करेगा उच्च शिक्षा आयोग। फिर उच्च शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया जाएगा। फिर उसके बाद कहा गया कि प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषा का जो है वह हायर एजुकेशन में भी भारतीय भाषा का को संवर्धन किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, प्राकृत एंड पर्शियन, फारसी भाषा, प्राकृत भाषा, पाली आदि के लिए भी नेशनल इंस्टीट्यूट का गठन। फिर टेक्नोलॉजिकल, जो आपने रोल ऑफ टेक्नोलॉजी भी देखा है, आपके प्रश्न में है, यहाँ ये बड़ी चीज है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट, नहीं, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। यह जो मंच है, यह जो फोरम है, राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी फोरम, इसको क्रिएट किया जाएगा जिससे कि टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक, प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सके, तथा शिक्षा को, हायर एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से युक्त किया जा सके, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा और भी कई रिकमेंडेशंस है, लेकिन बहुत ज्यादा हमको आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप देखेंगे तो अभी तक जितना आपने लिखा होगा, लगभग जो लिखेंगे जब, तो लगभग 300 वर्ड जा चुके होंगे, या शायद 300 से भी ज्यादा जा चुके होंगे। और अभी एडल्ट एजुकेशन पर भी कई बातें हैं। एडल्ट एजुकेशन यानी कि जिन लोगों ने अपनी, क्या कहते हैं, पढ़ाई जो नहीं पढ़ पाए, साक्षर नहीं हो पाए, तो उनके लिए वही है, आधारभूत साक्षरता और अंकीय ज्ञान पर बल दिया जाएगा। फिर जीवन जीने के लिए जो स्किल्स की जरूरत होती है, कौशल की जरूरत होती है, उस तरह के कुछ कौशल युक्त जो है, इनको इनको कौशल, इनमें लाइफ स्किल्स के लिए, लाइक डिजिटल एजुकेशन हो गया, यानी कि कंप्यूटर वगैरह चलाना जानने लग जाए, तो उसको अपने आप 4 पैसे की वह नौकरी, मतलब 4 पैसे कहने का मतलब है वो, मतलब जीवन चलाने के लिए उसका काम हो सकता है, या उसको कुछ फाइनेंशियल स्किल्स उसमें आ जाए, टैली वगैरह सीख ले, कुछ कर ले, तो ये भी काम हो सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब उसमें लिटरेसी और न्यूमरेसी, यानी अंकीय ज्ञान और साक्षरता हो, ठीक ठाक पढ़ा लिखा हो। फिर उसके बाद, अभी तक क्या हो रहा था, हम देख रहे थे भारत को केवल साक्षर बनाने की बात की जा रही थी, वयस्क लोगों को। लेकिन अब क्या है, न केवल साक्षरता बल्कि अंकीय ज्ञान, उनको जीवन चलाने के लिए कौशल के क्षेत्र में। फिर कहा गया कि यदि संभव हो तो उन्हें बेसिक एजुकेशन भी उपलब्ध कराया जाएगा। और फिर जब वो बेसिक एजुकेशन में मान लो कोई आ गया, लिटरेसी और न्यूमरेसी से आगे बढ़ करके बेसिक एजुकेशन तक पहुंचा, तो कोशिश ये करनी है कि वह अपनी शिक्षा कंटिन्यू रखे, जारी रखे। अभी इसका भी फायदा यही बता दूंगा, है ना, बेनिफिट्स यहीं पर इसके हो जाएंगे। फिर वोकेशनल, ऐसी जो है कौशल उनको दिए जाएं, या दिए जाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि उनमें व्यवसायिक जो है लाभ, उसका व्यवसायिक लाभ हो सके, यानी कि व्यवसायिक कौशल। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत में यदि जो है, ये जो नई शिक्षा नीति है, ये जो जिन 5 बातों पर विशेष बल दे रही है, यदि ऐसा होता है, वास्तव में इम्प्लीमेंटेशन में यह चीजें, इन चीजों को अचीव कर लिया जाता है, तब क्या होगा, तो इससे फायदा यह होगा कि हमारा जो वयस्क वर्ग है, जो केवल साक्षर रह गया है, उसको एजुकेशन, लाइफ स्किल, इन चीजों की उपलब्धता हो जाए, और जो साक्षर नहीं है उसको साक्षर और अंकीय ज्ञान उपलब्ध कराते हुए व्यावसायिक कौशल, ठीक है, लाइफ स्किल्स, यानी कि जो मैंने आपसे वैसे भी कहा था कि फाइनेंशियल जो है वो समझ ही नहीं होती है लोगों में, तो उन सब की समझ, उनका कौशल उनमें विकसित किया जाएगा। और ऐसे में यह एक बहुत बड़ा, बड़े वर्ग को जो है आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाएगा, और समाज में भी उनकी स्थिति मजबूत होगी। चलिए, अगली बात, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, तो अब यहीं पर इम्पैक्ट और इम्प्लीमेंटेशन जो है, सारी चीजें हम लोग बात करते हैं।
एक बात हम लोगों ने पहले ही बताई है कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा और इस हेतु एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के हेतु से संबंधित इससे संबंधित जो है बैंक ऑफ क्रेडिट बनाने के लिए हायर एजुकेशन में क्या किया गया है, तो यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा की संस्थाओं को पहले ही यानी कि 2021 से इसने क्या किया है, रेगुलेशन के लिए कह दिया है और रेगुलेट कर रही है यूजीसी और यह जो है स्थापित करने के लिए जो है सर्कुलर जारी किए जा चुके हैं और लगभग सब जगह ये बन भी रहे हैं। इसी तरह से नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसको कि हम लोग जो है निपुण भारत के रूप में भी जानते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसको FLN भी कहा जाता है, FLN। इसके लिए क्या कर दिया गया, नेशनल मिशन जो है सरकार द्वारा शुरू किया जा चुका है। इस मिशन के कारण यह अपेक्षा की जा रही है कि 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। भारत का हर व्यक्ति साक्षर भी होगा और उसको अंकीय ज्ञान भी होगा। फिर है विद्या प्रवेश। विद्या प्रवेश नाम का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये जैसे ही बच्चे अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं उस समय विद्या प्रवेश यानी कि जो प्ले स्कूल में जब वो जाने शुरू कर रहे हैं प्रेप में, तो उस समय विद्या उसके लिए विद्या प्रवेश नाम का कार्यक्रम भारत भर में चलाया जा रहा है, यानी कि 3 वर्ष के बच्चों के लिए विद्या प्रवेश की बात की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है उसके लिए कहा गया कि फर्स्ट ईयर जो है कि इंजीनियरिंग क्षेत्रीय भाषाओं में कराई जाए। ये भी थोड़ा सा इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत से छात्र जो इंजीनियरिंग वगैरह में जाते हैं, मान लो उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तराखंड के हैं, तो उनको बेसिक समझ ज्यादा अच्छी अंग्रेजी नहीं होती है अगर उनकी, तो उनको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने में बड़ी समस्या आती है। तो ऐसे में कहा गया कि क्षेत्रीय भाषाओं में कराई जाए। अब पूरी तरह से क्षेत्रीय भाषाओं में तो मान लीजिए नहीं भी हो रही होगी रियल में, प्रैक्टिकली तो इतना तो जरूर है बाइलिंगुअल कर दिया गया होगा। फिर उसके बाद नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, NDEAR के नाम से इसे जाना जाता है। यह भी 2021-22 में जो है यूनियन बजट ने इसको अनाउंस कर दिया है। ठीक है, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। ठीक, अब ये किस पे फोकस करेगा आप समझ रहे हैं, एप्लीकेशन बेस रहेगा क्योंकि डिजिटल है, तो एप्लीकेशन बेस क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस डिस्कशन, ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग, एप्लीकेशन बेस, इस तरह की स्किल्स को डेवलप करने के लिए इसको भी शुरू किया गया। और इस प्रकार जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है उसका जो इम्पैक्ट होगा वह अब यहाँ पर आपको इम्पैक्ट बता देना है, यहीं पर इम्पैक्ट। अच्छा अभी रुक जाइए, सफल रह गया था। ठीक है, भारत सरकार ने ऑनलाइन डिग्री भी शुरू करवा दी है और सफल जो है वो एक तरह से स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, संरचनात्मक संरचित, चलिए स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट है ये फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स।
लर्निंग लेवल। सफल नाम का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है, जिससे जो लर्निंग लेवल है उनका क्या होना है, मूल्यांकन होना है। और कब कब होगा, तो तीसरी, पांचवी और आठवीं। खास करके सीबीएसई के लिए है ये, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। थर्ड, सिक्स एंड एट्थ ग्रेड जो होगा, इनमें क्या होगा, यह मूल्यांकन कराया जाएगा। ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम भी शुरू कर दिया गया है, आपको पता ही है। और मल्टी डिसिप्लिनरी स्ट्रीम्स जो हैं, वह विभिन्न हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बहु विषयी जो है स्ट्रीम्स शुरू करने पर भी बल दिया जा रहा है। और कई आईआईटीज ने इस क्षेत्र में काम करना भी शुरू कर दिया है। आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली जैसे बड़े उच्च शिक्षा संस्थानों ने क्या काम शुरू कर दिया है, तो उच्च शिक्षा संस्थानों ने ये करना शुरू कर दिया है कि कई और स्ट्रीम्स ला रहे हैं इंजीनियरिंग के अतिरिक्त भी। इससे क्या फायदा होगा कि बड़े बड़े नामी गिरामी इंस्टीट्यूट से भिन्न भिन्न स्ट्रीम्स के लोग निकलेंगे। आईटी से, जैसे आप लोग जानते होंगे कि अब आईटी से अगर एमबीए करके कोई निकल रहा है, आईटी दिल्ली से, आईटी कानपुर से, तो एक अलग तरह की उसकी इमेज भी बनेगी और उसका वैल्यू भी बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इसके बेनिफिट्स पर, फिर बात करेंगे इम्पैक्ट की। तो सबसे पहला इम्पैक्ट और बेनिफिट मैंने कहा है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसका फायदा क्या हुआ, अच्छा इम्पैक्ट चाहे तो पहले ही कर ले, रुक जाइए मैं करा ही देता हूं। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट तो इसके क्रियान्वयन का इम्पैक्ट पहली बात तो किन पर पड़ेगा, तो स्टूडेंट्स, चाहे वो स्कूल के हो, चाहे हायर एजुकेशन के हो, टीचर्स पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो हमारे यहाँ असाक्षर या गैर साक्षर हैं, इलिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी कि एडल्ट वयस्क जो हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, उन पर भी। यानी कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का जो प्रभाव है, उस वह सर्वांगीण होगा, बहुत ही होलिस्टिक इसका प्रभाव पड़ेगा। इम्पैक्ट इसका बहुत होलिस्टिक है, पूर्णता में है, सर्वांगीण है। अब देखिए कि न केवल एजुकेशन की गुणवत्ता बेहतर, आप सारा कुछ लिख चुके हैं, ठीक है, न केवल एजुकेशन की पहुंच, आप बताएंगे कि एक्सेस क्या हो गया इसका, सार्वभौमिक, ठीक, कोई छूट ही नहीं रहा है, कोई नहीं छूट रहा है। अब 100% एनरोलमेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि और तीसरी से, सॉरी, 3 साल की उम्र से 6 साल तक वालों को भी प्री स्कूलिंग में लिया जाएगा। तो इसकी एक्सेस जो है वह सार्वभौमिक हो गई, सभी को उपलब्ध होगी। तो सर्व शिक्षा अभियान जैसा जो अभियान हमारे यहाँ चलता रहा है, या जो उद्देश्य है हमारा, जो इसका पांचों फाउंडेशन जो है कि क्या कहते हैं, पिलर जो पांचों हैं, वे पांच के पांचों पिलर, इस पर उन पांचों पिलर को हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी, वो सारी चीजें यहाँ अचीव हो जाएंगी। तो ये हो गया इम्पैक्ट। क्वालिटी एजुकेशन आप देख ही रहे हैं कि बढ़ जाएगा अपने आप, क्योंकि क्या हो गया, वोकेशनल एजुकेशन को इसमें जोड़ दिया है। रिजिड सेपरेशन नहीं है ना, जो आपने स्कूल में पढ़ा कि रिजिड सेपरेशन नहीं है ना, आर्ट्स का, साइंस का, ठीक है, वोकेशनल एकेडमिक का रिजिड सेपरेशन नहीं है। तो उसका फायदा क्या हो जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन बहुत मतलब एजुकेशन की क्वालिटी, गुणवत्ता बहुत बेहतर होगी। ठीक है, और इसका अब देखो, शिक्षा नीति है, लंबे समय में प्रभाव डालती है, आने वाले टाइम में इन सब का प्रभाव दिखेगा।
तो क्वालिटी एजुकेशन और एक्सेसिबिलिटी दोनों पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। साथ ही साथ जो है देश में अगली बात क्या होगी कि स्किल्ड जो हम लोग चिंता करते हैं कि हमारे यहाँ स्किल्ड मैन पावर नहीं है, तो स्किल्ड मैन पावर का विकास होगा, कौशल युक्त जो है मैन पावर आएगा। अगला फायदा क्या होगा, एक तरह से इस नई शिक्षा नीति में जिन बिंदुओं को शामिल किया गया है उससे मानव संसाधन का विकास होगा। विशेष रूप से जो हमारा गरीब तबका है उसको भी इसका विशेष लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जो अनपढ़ लोग रह गए हैं वो गरीब तबके में हैं भाई। पढ़े लिखे तो सभी लोग किसी न किसी रूप में अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवा ही लेते हैं। तो इम्पैक्ट तो साहब इसका ओवरऑल पड़ रहा है। सारी चीजें जो जो मैंने यहाँ शॉर्ट में गिनवा दी हैं, आप पीछे लिख भी चुके हैं, उनको यहाँ शामिल कर दीजिए। इम्पैक्ट हो गया इम्प्लीमेंटेशन में, इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या किया ये बताया, उसका इम्पैक्ट बता दिया। अब हम बेनिफिट्स बता देंगे। ठीक, बेनिफिट्स जो है वह होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, ठीक, सर्वांगीण विकास होगा, करिकुलम बर्डन जो है पाठ्यक्रम का जो दबाव या बोझ रहता रहा है वह कम हुआ है, कम होगा। लर्निंग को बहुत फ्लेक्सिबल कर दिया गया है, क्योंकि आप पहले ही जान रहे हैं कि एग्जिट और एंट्री पॉइंट जो है वो अलग अलग हो गए हैं। 5+3+3+4 हो गया है सिस्टम, इससे भी फ्लेक्सिबल हो गई लर्निंग। इंक्लूसिव सर्व समावेशी एजुकेशन हो गया, आप देख रहे हैं सब इसमें समाहित हैं। एडल्ट एजुकेशन के लिए भी बढ़िया प्रावधान किए गए हैं। अब उन पर आप देख ही लिए हैं, लिख चुके हैं, लाइफ स्किल्स भी बढ़ा रहे हैं, वोकेशनल स्किल्स भी दे रहे हैं। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन है और स्किल डेवलपमेंट पर, कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। और कौशल विकास में भी सबसे ज्यादा फोकस किया गया है डिजिटल एजुकेशन पर, यानी कि एजुकेशन में प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर, टेक्नोलॉजिकल एनेबल्ड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब आ जाते हैं टीचर्स के लिए क्या फायदा है। तो टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, उनका जो व्यावसायिक विकास है वह होगा। ये जो इनके लिए इनहांस टीचिंग प्रैक्टिसेस होंगी, ज्यादा टीचिंग प्रैक्टिस इनको मिलेंगी, जिससे और बेहतर शिक्षक बनकर ये निकलेंगे। इसी तरह से शिक्षकों में न केवल शैक्षणिक बल्कि जो लीडरशिप वाला क्वालिटी है, जो मेंटरशिप की क्वालिटी है, उसको भी इस नई शिक्षा नीति में पहचान दिए जाने का काम किया गया है। फिर शिक्षकों को प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए बहुत ज्यादा जो है प्रोत्साहित किया गया है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को भी शिक्षकों के टीचिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बढ़ाने के लिए और उनकी टीचिंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए प्रौद्योगिकी का भी एकीकरण किया गया है। उसके साथ साथ यह भी प्रावधान है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग कम्युनिटीज बनाई जाएंगी, और कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी कि एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके लर्निंग कमिटीज कम्युनिटीज जो हैं, कम्युनिटीज, आई एम सॉरी, कम्युनिटीज, यहाँ कम्युनिटीज लिख दिया है, कम्युनिटीज, समुदायों का जो विकास होगा, इस पर क्या होगा, इससे शिक्षकों को एक दूसरे के साथ जो है लर्निंग के अवसर मिलेंगे एक दूसरे से, और अपने अनुभव जब साझा करेंगे तो उसका फायदा। ठीक, और शिक्षकों का सशक्तिकरण
सुविधा प्रदाता के रूप में होगा, यानी कि शिक्षक इतने सशक्त होंगे कि वे अपने छात्रों के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में भी काम कर सकेंगे। तो ये हो गया शिक्षकों पर। अब बचता क्या है? इम्पैक्ट हो गया, बेनिफिट हो गया, बात आती है चैलेंज की, जो कि आपके प्रश्न में है, और रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। चैलेंजेस, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो इस नई शिक्षा नीति को लागू कराने वाले इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्तमान में उनकी क्षमता जो है वह सीमित है। जैसे मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट आदि को अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना है। वहीं दूसरी ओर क्या है, एनॉर्मिटी और डाइवर्सिटी जो भारत की है वह भी इसके लिए एक बड़ी चुनौती है, बड़ी चुनौती। फिर उसके बाद बात करते हैं कि मदर टंग में, और मदर टंग में एजुकेशन दिए जाने का, मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराए जाने के संदर्भ में जो मैंने आपसे कहा है, जो समस्या है पहले ही मैंने बोल दिया है, वही चुनौती यहाँ भी है कि मदर टंग में शिक्षा देने देना एक बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की डिफिकल्टीज शामिल हैं, और खास करके फिर आप बता देंगे वही थ्री लैंग्वेज फार्मूला भी आप यहाँ लिख देंगे, जो पीछे चर्चा की है, सेम चर्चा, सेम बात यहाँ उठा करके लिख देनी है। अगली बात है, चूंकि नई शिक्षा नीति में प्रौद्योगिकी को शिक्षा से बहुत हद तक एकीकृत किया गया है, लेकिन उसके उपलब्धता के लिए या उसकी प्राप्ति हेतु जो डिजिटल डिवाइड है, यह एक बड़ी चुनौती है। और डिजिटल डिवाइड आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। फिर रिसोर्स लिमिटेशन, संसाधनों की कमी है। अब रिकमेंडेशन तो कस्तूरी रंगन कमेटी की है कि साहब 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पर खर्च की जाए, किंतु भारत अभी भी 6% ऑफ जीडीपी को खर्च करने के जो रिकमेंडेशंस है वहां तक पहुंचा नहीं है। दूसरी बात, यह 6% ऑफ जीडीपी का रिकमेंडेशन किया भी क्यों गया? डिमांड इस नई शिक्षा नीति के लिए ही की गई कि यह अगर इस नई शिक्षा नीति को लागू करना है तो इतना पैसा चाहिए ही चाहिए। ये बड़ी बात है। एक और चीज इसमें आप जोड़ सकते हैं, रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत कम है। माना जा रहा है कि नई शिक्षा नीति को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए 7 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है भारत में। 7 लाख नए शिक्षकों के, आई एम सॉरी, न्यू टीचर्स, मतलब 7 लाख शिक्षकों की भर्ती हो, तब जाकर के न्यू सब लेवल पर, तीनों, एडल्ट एजुकेशन के लिए भी, स्कूल एजुकेशन और हाई एजुकेशन सब मिला करके 7 लाख शिक्षक अगर और नियुक्त किए जाएं, भर्ती किए जाएं, तब जाकर के यह प्राप्त हो सकेगा लक्ष्य न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कई कई स्टेट तो ऐसे हैं, डाटा देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप एक एग्जांपल दे सकेंगे। बिहार पीसीएस लिख रहे हैं तो बिहार वाला दे देंगे, बहुत है, बिहार में तो शिक्षकों का बहुत ज्यादा अभाव है, फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी चुनौतियां हैं। अब जो है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, हालांकि मैंने आपसे कहा कि मैं समय समय पर जहां जहां जो जो बात आ रही थी उसको मैं उसका एक्सप्लेनेशन वहां दे रहा था। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी पर भी इसी तरह से चर्चा हो गई है, लेकिन अलग से भी अगर आप अंत के रूप में आए, लास्ट में अगर इसमें क्या कहते हैं, बात करें एजुकेशन, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो आप कहेंगे
कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसके ज्यादातर जो प्रावधान हैं वो तीनों क्षेत्र में, करिकुलम, पेडागॉगी और क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत, सबके लिए जो इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आप लिखें, सीधे सीधे लिखेंगे, द प्रोविजंस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिक्वायर हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, है ना भैया। प्रौद्योगिकी, उन्नत प्रौद्योगिकी की यहाँ आवश्यकता होगी। पाठ्यक्रम में चूंकि टेक्नोलॉजी एनेबल्ड है, तो टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एजुकेशन है, अगर टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एजुकेशन को अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो पाठ्यक्रम को फॉर द करिकुलम इटसेल्फ, पाठ्यक्रम हेतु भी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और विशेष रूप से डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी तरह से पेडागॉगी में भी डिजिटल एप्लीकेशन, ऐप बेस्ड लर्निंग, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फिर इंस्टीट्यूशंस में भी टेक्नोलॉजी का, यानी कि मान लो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो वहाँ एज इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में कहेंगे, फाइनली आप कहेंगे कि वास्तव में क्या है कि क्या कहेंगे इसको, हाँ, वास्तव में नई शिक्षा नीति, अंत में कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति बिना प्रौद्योगिकी के तो संभव ही नहीं है। एक लाइन आप ये भी कह सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन बिना जो है प्रौद्योगिकी के, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के या टेक्नोलॉजी के यूज के, बिना टेक्नोलॉजी के यूज के, विदाउट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये हो जाएगा आपके उत्तर का अंत, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया। हालांकि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जब आप पूरा का पूरा पहले से ही आप देख ही चुके हैं, देखेंगे क्या, देख ही चुके हैं, सारा डिस्कशन हो चुका है, तो सबके बारे में बात हम लोग अपने समय समय पर करते गए हैं। तो अलग से रोल ऑफ टेक्नोलॉजी बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो लिख भी सकते हैं एक शॉर्ट में, दो चार लाइनें, और ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स के रूप में भी काम आ जाएंगी। और कंक्लूजन में आप फिर आएंगे तो एक्चुअली क्या होगा, मैं तो कहूंगा कि मेरे ख्याल से शब्द समाप्त हो जाएंगे आपके अब तक, और अगर मान लीजिए कुछ शब्द बचे हों, तभी कंक्लूजन के बारे में आप जाइएगा। और कंक्लूजन में जितने पक्ष आपके हैं प्रश्न के, क्वेश्चन में जो जो पूछा है, इम्पैक्ट, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, बेनिफिट्स, चैलेंजेस, उन सब का जो सार तत्व है वह आप लिखेंगे। तो सार तत्व क्या है, तो आप कहेंगे कि साहब देखिए इस प्रकार स्पष्ट है कि नई शिक्षा नीति सर्वांगीण या होलिस्टिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने वाली नीति है, शिक्षा नीति है। इससे शैक्षणिक जगत में आमूल चूल सुधार होंगे। ये अलग बात है, आपके प्रश्न में कुछ चीजें नहीं पूछी गई हैं, इसका जो क्रिटिसिज्म वगैरह है वह पूछा ही नहीं गया है, ठीक है, लेकिन आप चाहेंगे तो थोड़ा बहुत बात कह सकते हैं। जैसे नई शिक्षा नीति के द्वारा
जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है। तो ऐसा कहा जाने लगा है कि सरकार शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। नई शिक्षा नीति की एक और समस्या है कि इसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। ज्यादातर शक्तियां जो है वो कहाँ है? केंद्र के पास है। लाइक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये सब राष्ट्रीय स्तर पर हैं। और एक और समस्या इसमें है, इसमें एक चीज की क्लैरिटी नहीं हो रही है। अभी तक हम लोगों ने देखा तो एक चीज क्लियर नहीं हो रहा है कि इसको बहुत सॉलिड तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सुझाव के रूप में आप ये भी कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए एक विस्तृत डिटेल्ड रोड मैप तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, जिसमें विभिन्न स्तरों के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से कोऑर्डिनेशन भी किया जाना चाहिए। और अगर आपके पास और शब्द बचे हैं तो सुझाव देने में आप कहेंगे कि भाई वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, शिक्षकों की उचित व्यवस्था हो, अर्थात जो शिक्षकों की कमी है उसकी भर्ती हो, स्कूलों के कंस्ट्रक्शन में भी बड़ी चुनौतियां हैं। स्कूल जो है वे भी उपलब्ध नहीं है, तो स्कूलों की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया जाए। तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं, यदि आपके पास समय बचा रहेगा तभी ऐसा, सॉरी, शब्द सीमा बची रहेगी तभी आप ऐसा करेंगे। अंत में एक बार फिर से मैं आप सबको बहुत रिक्वेस्टिंग मोड में कहूंगा कि मित्रों, बिना फ्रेमवर्क बनाए प्लीज आंसर मत लिखिएगा, नहीं तो बुरी तरह से फंस जाएंगे। बिना फ्रेमवर्क के जब आप बढ़ेंगे तो बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं रहेगा, आपका उत्तर बहुत वेग हो सकता है, दाया बाया घूम सकता है, जलेबी बन सकती है उत्तर की। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न के डिस्कशन में। मेरे ख्याल से हम लोग अगला जो प्रश्न करेंगे अपने डिस्कशन का वह रहेगा 38 मार्क्स में। आजकल अमेरिका का मामला बहुत ज्यादा है, तो अमेरिका में चलेंगे हम लोग, इंटरनेशनल रिलेशन वाला लेंगे। थैंक यू।